नमस्कार मित्रों। आजकल किसी भी बात को लेकर मूल मुद्दे पर विचार करने की जो परंपरा है वो समाप्त हो चुकी है। हर चीज़ को बाज़ार की दृष्टि से देखा जाता है। अभी हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल उसका स्वामित्व बदला, तो बजाय इसके कि स्वामित्व बदलने वाली बात को उसी संदर्भ में लिया जाता, उसे कुछ लोगों ने वैचारिकता से जोड़ा, कुछ लोगों ने उसे सौदेबाजी से जोड़ा, कुछ लोगों ने उसे बाज़ार से जोड़ा और अलग अलग रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ऐसी स्थिति को छीना झपटी में एक तहस नहस होना पड़ा। मैं ये नहीं कहूँगा किसी ने किया, लेकिन होना पड़ा उस स्थिति को। सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की छवि जो है उस पर थोड़ी सी आँच आई और बात समझ में आम आदमी के नहीं आती, सामान्य व्यक्ति के मन में। जो आदमी सुनता है बड़े चाव से, इसलिए सुनता है कि ये जो एंकर हैं ये बड़े प्रभावी हैं और ये जो कार्यक्रम का विश्लेषण करने वाले हैं ये बड़े प्रभावी हैं, इनकी भाषा में दम है, ये हर चीज़ तरह की कसौटी पर कस कर उसके बाद बोलते हैं। सारी बातें जिस ढंग से श्रोता या दर्शक तारीफ़ करते रहे थे, एक बारगी में उनको एक थोड़ा सा धक्का सा पहुंचा कि ये क्या तमाशा है। ये तो बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह से बर्ताव कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। प्रणय राय ने बहुत श्रम के साथ इसकी एक प्रतिष्ठा में इजाफा किया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ स्तरीय एक जो स्थितियां थी उनको स्थापित किया, स्तरीय मूल्यों को स्थापित किया। और उसके बाद उनके जो साथी जो हिंदी में जो कार्यरत थे उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने भी अपनी भाषा के माध्यम से, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा। लाखों की संख्या में श्रोता दर्शक इन लोगों से, प्रणय राय से या फिर जो हिंदी वाले हैं उनसे, रवीश कुमार से, इन लोगों से जुड़े। लेकिन उसके बाद स्थितियां जो है एकदम से कैसे बदली ये बात समझ में नहीं आती। ये स्थितियां तब जाके बदलनी चाहिए थी जब चीज़ें आसानी से, किसी भी चीज़ को छोड़ना, संकट आते हैं किसी भी प्रतिष्ठान पर आ सकता है और प्रतिष्ठान कई बार संकटों में से निकलने के लिए स्वामित्व किसी और को भी दे देते हैं, चलता है। ये बहुत बड़े बड़े प्रकाशन समूहों के साथ भी हुआ। वो प्रकाशन समूह जो बहुत बड़े बड़े पुरस्कार साहित्यकारों को दिया करते थे, उनको अब हाथ बदलने पड़े हैं किसी और से। अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के कारण या अपने व्यावसायिक संकटों के कारण उन्हें भी थोड़ा सा ये परिवर्तन, बदलाव जो है स्थितियों में लाना पड़ा, उसे स्वीकार करना पड़ा। अब ये सारी चीज़ें जीवन का हिस्सा जब बन जाएं तो उस वक्त ये देखना कि ये किसी ने पैसे दे के ख़रीद लिया है या किसी ने पैसे के लालच में बेच दिया है, ये दोनों धारणाएं गलत हैं। क्योंकि जो लोग, जिन लोगों से श्रोता या दर्शक जुड़े होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वे चैनल्स जो हैं वो और ये वो पत्रकार जो हैं वो, उनको बड़े बड़े सम्मानजनक ढंग से हम लोग, हमारा समाज देखता है। उनसे सहमत होना, असहमत होना ये बात की बात है, लेकिन उनकी जो प्रस्तुतियां हैं उनकी तारीफ़ होती है, होती रही है, मतभेदों के बावजूद होती रही है। लेकिन स्थितियां जो है थोड़ा सा विकट हो गई। कई बार ये होता है कि हमारे पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, और कई बार कुछ जगह पे प्रिंट मीडिया में भी ये समस्या थोड़ी सी आ जाती है। कई बार उनको लगता है कि वो बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव, सामाजिक क्रांति लाने में उनकी आवाज़ या उनकी सोच या उनकी प्रस्तुतियाँ सशक्त हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समय ऐसा है जिसमें आप कोई भी चीज़ सामान्य जन को भी डिक्टेट नहीं करा सकते और अपने परिवेश को भी डिक्टेट नहीं करा सकते। आप कर सकते हैं सिर्फ ये कि पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर आप चीज़ों की वजाहत कर दीजिए, उनका विश्लेषण प्रस्तुत कर दीजिए, उनकी जो स्थिति है उसको आप स्पष्ट रूप में बिना किसी पूर्वाग्रह के सामने रख दीजिएगा और श्रोता या दर्शक को ये निर्णय लेने दीजिएगा कि इसमें क्या ठीक है, क्या गलत है। और यदि आप अपनी किसी भी तरह से अपनी प्रतिभा के माध्यम से कोई चीज़ थोपना चाहेंगे तो वो
लंबी उम्र नहीं जी पाएगी। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो एंकर्स हैं, जो प्रस्तुति देने वाले लोग हैं, पत्रकार हैं, उनको ज़िंदगी में सम्मान कम नहीं मिला, सम्मान भी मिला और साथ साथ उनको आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से एक प्रतिष्ठाजनक स्थान भी समाज में प्राप्त हुआ। अब मैं एक विषय लेता हूँ आज, उसके बाद दूसरे विषय पर कल या परसों जो भी 1-2 दिन में फिर बात करेंगे। अब मैं अगर 10 सबसे बड़े शीर्षस्थ एंकर्स के बारे में आपसे बात करूं तो आपको अच्छा लगेगा जानकारी प्राप्त करके कि इसमें सबसे ज़्यादा जिनको वित्तीय रूप से लाभ पहुंचता रहा है या अब तक उनको एक सम्मानजनक स्थिति उनको मिलती रही है, उनमें सबसे जो पहला नाम है वो अर्णब गोस्वामी का है। अर्णब गोस्वामी की सैलरी और जो है वो मिला जुला के जो आंकड़े सामने अधिकृत रूप से आए हैं, उनके मुताबिक अर्णब की जो एक संपदा है वो 383 करोड़ की है। 383 करोड़ की संपदा जो रिकॉर्ड पर है, जो जिसका आकलन होता है करों की दृष्टि से भी, वो उनकी है। और इस वक्त सबसे महंगे एंकर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा भी है। और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी गर्व की बात है। माना यह जाता है कि अर्णब गोस्वामी एक साल में 12 करोड़ की सैलरी लेते हैं, वेतन पाते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन जो आंकड़े प्रिंट मीडिया ने दिए हैं उनके अनुसार उनकी जो वेतन की जो दरें हैं उनको कुल मिला जुला के 1 करोड़ रुपए प्रति माह देती हैं। 1 करोड़ रुपए प्रति माह बहुत बड़ी राशि होती है और ये निश्चित रूप से प्रिंट मीडिया में सिर खपाने वाले लोगों को नहीं मिलती। ये भी बात सही है। ये बात ठीक है कि जिस वक्त हम मेरे जैसे सामान्य पत्रकार जब इस पेशे में आए थे तो हम लोगों को 250 रुपये वेतन मासिक मिलता था और उस वेतन पर भी आयकर देना पड़ता था। तो ये एक बड़ी विकट सी स्थिति में भी हम लोगों ने पत्रकारिता की है। और उस वक्त पत्रकारों के लिए सिर्फ अपनी कलम की जो स्ट्रेंथ है, कलम की मजबूती है, सिर्फ वो काफ़ी नहीं थी। उनके लिए भाषा ज्ञान का होना सिर्फ इतना भी काफ़ी नहीं था। उनको कंपोजिंग की चीज़ें भी सीखनी पड़ती थी। और जो जिस्त के बने हुए जो टाइप होते हैं, फ़ॉन्ट, उनको भी सेटिंग करके उसके बाद उसका प्रिंट निकालना, प्रिंट के बाद उसकी साज सज्जा करवाना, बहुत सारे काम इसमें शामिल होते थे। पत्रकारिता अब जितनी सुविधाजनक सूचना की दृष्टि से और जितनी सुविधाजनक हो गई है बहुत सारे मामलों में कि अब बैकग्राउंडर लेने के लिए अब आपको एक क्लिक पर सारा का सारा बैकग्राउंड किसी का भी मिल जाता है, जबकि उस वक्त बैकग्राउंडर की फाइलें बनाकर रखनी पड़ती थी कि कौन नेता या कौन व्यक्ति या कौन साहित्यकार या कौन कलाकार किस सन में पैदा हुआ, कहाँ रहता है, क्या उसके आय के साधन हैं, उसने क्या क्या लिखा, क्या क्या रचा। ये सारी चीज़ें बैकग्राउंडर के रूप में, पृष्ठभूमि के रूप में, अग्रिम रूप में तैयार करके बैठना होता था कि जब भी ज़रूरत पड़ जाए हमारे पास आकस्मिक रूप से अपने श्रोताओं को, अपने पाठकों को देने के लिए सही प्रमाणिक सूचना हो। लेकिन अब तो स्थितियां बदल चुकी हैं। अब सूचना का जो तंत्र है वो इतना ज़्यादा विकसित है कि अब आपको जो भी बैकग्राउंडर चाहिए आपको टिप्स पे मिल जाता है। एक क्लिक से दबाने से आपको सारी बातें मिल जाती हैं। और ये आंकड़ा भी एक क्लिक के दबाने से सामने आता है कि यदि सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ के एंकर्स की बात करनी हो और 10 चुनने हों तो सबसे पहला नाम अर्णब गोस्वामी का आता है। और वेतन जो इसमें सूचनाओं में दर्ज है वो 1 करोड़ रुपया प्रति माह उनको वेतन मिलता है। और उसके अलावा बाकी लिखने पढ़ने में उनको जो राशि मिलती है वो अलग है। दूसरे स्थान पर आते हैं राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई का वेतन भी लगभग इनके आसपास ही है, 10 करोड़ रुपया प्रति वर्ष उनको भी वेतन भत्तों के रूप में मिलता है। और इसी प्रकार से वो लेखक भी हैं। लेखक के रूप में उनकी रॉयल्टी, उनकी पुस्तकों की, वो अलग होती है। इसी तरह से निधि राजदान, उनका वेतन जो है वो भी 4 करोड़ से कम नहीं है। हालांकि निधि राजदान जो हैं वो सामान्य
भाषाई इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता का हिस्सा नहीं हैं। इसके बाद रजत शर्मा आ जाते हैं। रजत शर्मा का संबंध हिंदी पत्रकारिता से है, लेकिन उनका जो वेतन है उनका भी कम नहीं है। प्रति वर्ष उनको भी 3.6 करोड़ रुपए की राशि जो है वो वेतनों के रूप में मिलती है, और बाकी उसके इनके जो किताबों के प्रकाशन से जो आय आती है, जो रॉयल्टी है या अन्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए उनको जो मिलता है वो अलग है। ये ठीक है कि वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड लेते हैं। इसी तरह से एक बहुत चर्चित और बड़ी इन दिनों में ख़बरों में भी बनी रहती हैं श्वेता सिंह, उनकी सैलरी भी 3.4 करोड़ आंकी जाती है कि उनको भी इतनी पैसे मिलते हैं। और ये अच्छा लगता है कि अगर पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकर्स को इतनी सैलरी मिलती है, इतना वेतन मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, तो अच्छी बात है। सुधीर चौधरी सबसे ज़्यादा चर्चित रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी जो है वो इनसे ज़्यादा तो नहीं है बाकी लोगों से, लेकिन 3 करोड़ रुपया उनको भी पुराने कीर्तिमान के हिसाब से मिलता रहा है। इसी तरह से रवीश जी हैं। रवीश कुमार लोकप्रियता में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, और उनकी जो एनुअल सैलरी है वो ये मानी जाती है कि लगभग 2 करोड़ 40 लाख उनकी भी जो वेतन दरें हैं उनके मुताबिक उनको भी मिलती रही है। और वो इस वक्त सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर NDTV उस रूप में अब तक वो स्थापित रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया है। और इसके अलावा बाकी जो उनकी जो पुस्तकें हैं उनका रॉयल्टी वगैरह का हिसाब किताब वो अलग है। इसी तरह से विक्रम चंद्रा भी बड़े प्रतिष्ठित हैं वो न्यूज़ एंकर्स के रूप में, और उनको भी 2 करोड़ रुपया प्रति वर्ष मेरे वेतन मिलता है। गौरव कालड़ा जो है उनकी सैलरी भी 1.5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। अंजना ओम कश्यप वो भी 1 करोड़ रुपए से कम नहीं लेती। तो कहने का मतलब यह है कि प्रतिष्ठा की दृष्टि से या वित्तीय संरक्षण की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से कोई किसी से कम नहीं है। सबको जितना मिलता है उससे उनकी वित्तीय स्थिति बिल्कुल सुरक्षित रहती है, और ये अच्छी बात है, ये सुखद है। उन्होंने को लूट मार से पैसा नहीं कमाया, जो उन्हें वेतन मिला है उस पर उन्हें आयकर भी चुकाया है, और जो कुछ उन्होंने कमाया है वो अपनी प्रतिष्ठा, अपनी लोकप्रियता के आधार पर कमाया है। किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ दृष्टिकोण, नज़रिए का फ़र्क पड़ता है कि जब भी आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कोई भी चीज़ प्रस्तुत करते हैं, कुछ भी देते हैं सामग्री, तो उस वक्त विवादों के केंद्र में आ जाते हैं। दीपक चौरसिया बड़े लोकप्रिय पत्रकार रहे हैं, लेकिन वो भी 2-3 समाचारों की प्रस्तुति को लेकर विवादों में आए, और विवादों के आने पर उन्हें भी जो खमियाजा भुगतना पड़ा है वो भी चर्चा में बहुत ज़्यादा है। तो इन बातों पर विस्तार से चर्चा फिर कभी, लेकिन ये ज़रूर है कि इनको जहाँ तक वित्तीय संरक्षण की बात है वहाँ तक ये दावे से कहा जा सकता है कि इनमें से किसी को भी ऐसे संकट का सामना नहीं करना पड़ा जितने संकट जो हैं वो प्रिंट मीडिया में या मीडिया के अन्य क्षेत्रों में आए हैं। धन्यवाद।